Hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 3 of class 10th history, and the name of chapter is the making of a global world. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर करेंगे कि कैसे दुनिया आपस में कनेक्ट हुई और कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट हुआ, और या फिर और जो चीज़ें हैं वो कैसे आगे बढ़ी. वी विल सी दैट इन द फॉलोइंग वीडियो. वी विल कवर दिस चैप्टर इन द टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग वीडियो, and later I will upload the second part too. So let us continue. The first heading is the pre-modern world. अब दुनिया ग्लोबल होने से पहले कैसी थी? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट. और इस चैप्टर में से जो हेडिंग 1 है वो ही मेनली आपकी सिलेबस का पार्ट है, जो बोर्ड में असिस्ट होगी. क्लास वर्क में तो फिर ये इंटरनल असिस्मेंट में बचा हुआ पूरा ही चैप्टर है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. देखिए, दुनिया कभी भी एकदम नहीं कनेक्ट होती, बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि कई बार देशों के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता देशों को एक साथ आना. ट्रेड, माइग्रेशन करते हैं, जब लोग व्यापार करते हैं, माइग्रेशन मीन एक देश के लोग दूसरी जगह जाते हैं. पीपल्स काम के लिए इधर से उधर जाते हैं, या लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इधर से उधर, या फिर और किसी भी तरीके से कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हो सकता है. तब जाके दुनिया कनेक्ट होती है और ग्लोबल वर्ल्ड बनता है. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ट्रैवलर्स. पुराने समय से जो ट्रैवलर्स होते थे, जैसे वास्को डी गामा इंडिया आया या फिर कोलंबस, वो सब. ट्रेडर्स, प्राइस एंड पिलग्रिमेज. पिलग्रिम्स मीन्स जो तीर्थयात्री होते थे, वो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में. और किस लिए? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी, काम करने के लिए जाते थे. स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मीन्स जैसे कह सकते हैं वर्शिप करने जा रहे हैं या जियारत करने. फॉर एग्जांपल इन मुस्लिम्स दे कंसिडर इट एज जियारत. और टू एस्केप परसिक्यूशंस, या फिर मतलब कि समस्याओं से मूव ऑन करने के लिए भी लोग क्या करते थे, एक दूसरे देशों में ट्रैवल. ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आर्थिक एक्टिविटी है. दुनिया जब भी ग्लोबलाइज्ड होती है जब देश आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाते हैं, आर्थिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं. एसोसिएटेड विद द, और कैसे होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स. जैसे मान लो हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है या उनका इंपोर्ट हो रहा है, हम इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगाएं, तो उस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है. टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है, हम उनके साथ शेयर करते हैं टेक्नोलॉजी, वो हमारे साथ, जैसे जापान के साथ हम करते हैं या इज़राइल के साथ. एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब. और जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग देशों के लोग, तब भी ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होता है. तो जो सबसे पहले हमारी हेडिंग है वो है सिल्क रूट, जिससे दुनिया जुड़ी. सिल्क रूट मतलब चाइना वाला. द नेम सिल्क रूट पॉइंट, यहाँ पे आप इसको टी भी लिख लीजिएगा, पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट. मेनली इस रास्ते से क्या ट्रैवल होता था, सेंट्रल एशिया से जो चाइना में के अंदर सिल्क बनता था, वो जो सामान था दुनिया भर में, यूरोप में देख लो चाहे मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे बेचा जाता था पुराने समय से ही, क्योंकि वो फाइन क्वालिटी का होता था. देयर आर सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी. अब ये नहीं कि खाली सिल्क रूट है तो फिर सिल्क ही, वो और भी बहुत चीज़ें, जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन चाइना से बहुत अच्छे क्वालिटी के इधर से उधर बेचे जाते थे. लैंड के ज़रिए भी होता है ये, सी के ज़रिए भी होता है, या नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप. और व्यापार जो इस रास्ते से किया जाता था वो एशिया को यूरोप से, अफ्रीका से कनेक्ट करता था, नॉर्दर्न अफ्रीका से. ठीक है, क्योंकि पुराने समय से ही इन इलाकों से क्या किया जाता था, माल को भेजा जाता था. फेमस चाइनीज सिल्क कार्गोज यूज टू ट्रैवल थ्रू दीज रूट्स. तो चाइनीज़ जो कार्गोज होते थे या जो चाइनीज़ मतलब कमोडिटीज़ होती थी, वो इस रूट के ज़रिए यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका में बेची जाती थी. ठीक है, और बदले में वो लोग वहाँ की चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, क्योंकि शुरुआत में तो बार्टर सिस्टम चलता था ना, इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देयर आर सम लिमिटेशन इन बार्टर सिस्टम. दैट्स वाई मनी इज इंट्रोड्यूस, लाइक लैक ऑफ स्टोरेज, डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. ये लिमिटेशंस थी बार्टर की. फिर उसके बाद मनी आई. तो
फूड भी ट्रैवल करता है। देखो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फिर कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। और जैसे मान लो आपने बहुत सारे फूड व्लॉगर्स देखे होंगे जो दूसरे देशों में जाते हैं या अपने लोकल फूड्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो फूड भी जैसे मान लो कोई चीज़ एक देश में बन रही है तो वो दूसरे देश में भी लोग उसको ट्राई करते हैं। जैसे मोमोज हो गए या फिर अपना पास्ता, ये सब चीज़ें दूसरे देशों से ही तो हैं जो हमारे यहाँ पे आई हैं। तो फूड भी ट्रैवल करता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने यहाँ इंडिया में कोई डिश बनाता हूँ और अब मैं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहा हूँ तो वो डिश वहाँ बनानी शुरू करूँगा, लोग देखेंगे तो वो फूड भी क्या होगा, एक्सप्लोर होगा। फूड ट्रैवल्स चाइना से, जैसे स्पैगेटी एंड पोटैटोज। फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल। अब देखो जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, एक फसल को एक जगह से लाके दूसरी जगह बेचता था। तो जब जहाँ के लोग खरीदने वाले हैं वहाँ के लिए तो वो नई क्रॉप है ना, तो वो लोग फिर उसको उगाने की भी कोशिश करेंगे। तो देखो फूड क्रॉप ट्रैवल हुई एक जगह से दूसरी जगह, या सीड्स लाए जाते थे, वो सब चीज़ें। नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट। नूडल्स जो वेस्ट मतलब कि अमेरिका कनाडा जो कैपिटलिस्ट देश है वहाँ पे, चाइना से ही तो गए और वहाँ पे जाके वो क्या बन गए, स्पैगेटी। ठीक है। कॉमन फूड जैसे जो पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बोलते हैं इसको, वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया में चलती थी ये। पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज करी, अमेरिका जब वो ट्रैवल किया तो फिर ये चीज़ें वहाँ भी, या फिर जो यूरोप में चीज़ें होती थी जब वास्को डिगामा 1498 में इंडिया आया तो फिर वहाँ से ये चीज़ें आने लगी, या जब यूरोपियंस आए हमारे यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है, जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है और लोग भी क्या होते हैं फिर एक जो उनकी आइडियोलॉजिकल है या जो उनके रहने खाने का ट्रेडिशन है वो भी ट्रैवल करता है। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। अब देखो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ भी उसके साथ चला गया। पुअर्टी है, पुअर्टी भी ट्रैवल करती है। तो बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर होती हैं। ठीक है। जैसे प्रीशियस मेटल्स फ्रॉम माइंस ऑफ पेरू एंड मैक्सिको, साउदर्न अमेरिका, एनहेंस्ड यूरोपियन ट्रेड विद एशिया। तो एशिया से माल जाता था और उधर से ये चीज़ें आती थी। ठीक है। द स्पेनिश कॉन्क्वर्स used the germs of smallpox in the conquest of America। स्पेनिश लोग जब अमेरिका में गए, या आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 12th क्लास की, तो फिर वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, जो उनके साथ एक बीमारी थी वो वहाँ पे गई, वहाँ के लोकल लोगों को हुई, क्योंकि उनको इससे वो करने की वो ही नहीं थी उनके पास दवाइयाँ ववाइयाँ या फिर और चीज़ें। तो फिर उनको क्या हुआ, मृत्यु हुई, या उन पे कई बार क्या होता है, देखो मान लो जब अगर हम सामने वाले को सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकते तो फिर इस तरह जीता जाता है। तो जब ये चीज़ वहाँ पे पहुंची स्मॉल पॉक्स की बीमारी, तो फिर वहाँ के लोकल लोगों को हुई, फिर वो इससे प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने और इनको आसान हो गया वहाँ रूल करना। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी। अब उनमें तो कभी उनके अंदर तो ऐसी क्षमता ही नहीं थी इससे लड़ने की, क्योंकि उन्होंने तो कभी इस तरह की बीमारी को फेस किया ही नहीं था जो यूरोप से वहाँ पे आई थी। तो वहाँ के लोगों की मौत मृत्यु होनी शुरू हुई और इन लोगों को आसानी होगी उनके ऊपर राज करने में, क्योंकि ये तो परेशान हो गए थे ना लोग। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज, मतलब कई सोसाइटी की सोसाइटीज़ बर्बाद हो गई क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलती थी बीमारी। पेविंग द वे फॉर कन्क्वेस्ट, और यूरोपियंस को इनके ऊपर राज करना आसान हो गया था। अनटिल द 19th सेंचुरी तक पुअर्टी और हंगर जो यूरोप के अंदर थी वो बहुत कॉमन थी। तभी तो यूरोपियंस दूसरे देशों की तरफ अप्रोच करते थे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में हो और उनको कंक्वेस्ट करना भी बहुत आसान हो, उनको जीतना भी बहुत आसान हो। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest country। 18वीं शताब्दी तक चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देश थे। चाइना रिड्यूस्ड रोल एंड द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकन, पर चाइना का धीरे धीरे रोल कम होता गया और अमेरिकन का बढ़ता गया। तो जो पहले एशिया था सेंटर वर्ल्ड का, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया, वेस्ट की तरफ। और आज भी देख लो आपको, भले ही दुनिया में बायोपोलैरिटी का अंत हो पर फिर भी जो अमेरिका चाहता है वही होता है। द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्ट वर्ल्ड, वर्ल्ड जो दुनिया का व्यापार था उसका रुख अब सिल्क रूट से या चाइना की जगह घूमकर किसकी तरफ हो रहा था, वेस्ट की तरफ।
ठीक है, वर्ल्ड के वेस्ट में। यूरोप जो था वो वर्ल्ड ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन के उभर के आया सामने। और फिर हमने ये भी देखा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था दुनिया में वो भी सबसे पहले यूरोप के अंदर ही हुआ था। अब ये एक फ़ोटो है आपकी बुक में जिसमें स्लेव्स, ये लोग दास हैं और इन्होंने देखो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इनको आके खरीद दे। देखिए कमाल की बात, इतनी बेरोज़गारी। और ये वुमेन बच्चों के साथ खड़ी है अपनी। अ प्रोस्पेक्टिव बायर केयरफुल्ली इंस्पेक्ट, और ये देखो ये खरीदने वाला है, ये केयरफुल्ली देख रहा है कि कौन सा इनमें हष्ट पुष्ट है, क्योंकि अगर किसी में कोई स्मॉल पॉक्स या कोई और बीमारी हुई तो फिर ये जो पैसे दे के खरीदेगा इसका तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ आर्टिकल 24 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। आप उसको पढ़िएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसमें क्या है। तो आप प्रोस्पेक्टिव बायर केयरफुल्ली इंस्पेक्ट, ये बायर है, ठीक है, ये देख रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा सेहतमंद है स्लेव। लाइनड अप बिफोर द ऑक्शंस, मतलब ऑक्शन बेचने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं अपने आप को बिकने के लिए। यू कैन सी 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद 4 वुमेन, ये 2 बच्चे हैं और ये 4 महिलाएं भी खड़ी हैं यहाँ। एंड 7 मैन इन दैट, और ये 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इनके साथ खड़े हैं सूट, और किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब बिकेंगे। बताओ देखो, टू अट्रैक्ट बायर्स, बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्लेव्स क्या होते थे, सबसे बढ़िया क्वालिटी के कपड़े पहनते थे। देखो कितनी गरीबी थी कि इंसान खुद को बेचना पड़ रहा है उसको सर्वाइवल के लिए। नाउ वी विल सी अबाउट द 19th सेंचुरी, 1815 टू 1914 तक हम पढ़ेंगे इसके अंदर, 100 साल का। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली, और वो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी, और आज तो देखो कितनी तेज़ी से बदलती है। कोई भी चीज़ दुनिया में कहीं पे भी हो, ग्लोबल वर्ल्ड की वजह से वो एकदम दूसरी जगह भी पहुंच जाती है। तो उस समय भी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी। आइडियोलॉजिकल चीज़ें भी बदल रही थी, पॉलिटिकल डायमेंशंस भी बदल रही थी, और इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस भी बदल रही थी। सबसे पहले द फर्स्ट इज़ द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इन द 19th सेंचुरी रेफर टू लार्जली ट्रेड्स इन गुड्स। तो 18वीं शताब्दी तक सबसे पहले जो व्यापार होता था वो व्यापार किस चीज़ का होता था, सामान का। पर फिर धीरे धीरे किस चीज़ का होने लगा, लेबर्स का व्यापार, लोग एक देश से दूसरी जगह भेजे जाते थे काम करने। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्लो है वो किसका है, कैपिटल का। आज भी देख लो आप, यही चीज़ है, या तो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, या लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं नौकरी करने, या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ज़रिए कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो होती है। देश कई बार कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाते हैं, जैसे इंडिया ने भी बनाए थे। ऑल दी 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटरवोवन, और ये तीनों मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, इफेक्टेड, और इनका लोगों के जीवन पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हर जगह की, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति इंडिया छोड़ के कहीं दूसरे देश में काम करने जा रहा है, तो क्या वहाँ पे भी वर्किंग कंडीशंस ऐसी होंगी, नहीं, क्या पता वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस किस और तरह की हो। तो डिफरेंसेस आते हैं चीज़ों के अंदर। अब वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, अब जब ये तीनों चीज़ें इधर से उधर फ्लो होंगी तो दुनिया का नज़रिया या दुनिया की जो चीज़ें हैं वो भी बदलेंगी। इन 19th सेंचुरी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब उस समय क्या होता था, जो कि अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन नहीं है तो उसका सोसाइटी में स्टैंडर्ड भी बहुत लो होता था, और समाज में उसको मतलब इतना कोई स्टेटस नहीं मिलता था। क्यों इतना ज़्यादा उस टाइम फूड का वो बढ़ गया था कन्फ्लिक्ट, क्योंकि पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत तेज़ी से हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ हैड इंक्रीज्ड द डिमांड, अब देखो जब जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड तो चीज़ों की बढ़ती है, जाहिर सी बात है, पर जो धरती होती है वो तो सप्लाई उतनी ही करती है ना, डिमांड ही तो बढ़ रही है। तो फिर क्या होगा, सबके मिनिमम ऑटोनोमस कंजप्शन पूरा नहीं हो पाएगा, और जब लोगों को मिनिमम कंजप्शन भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे सोसाइटी में, और इन्फ्लेशन भी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिमांड भी तभी बढ़ती है जब मनी सप्लाई देश में ज़्यादा होती है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टर्म है, और मनी सप्लाई के ज़्यादा होते ही मनी की वैल्यू गिरती है और देश में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है। तो सेम यही हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से डिमांड बढ़ी
फूड ग्रेन्स की, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। आज तो ग्रीन रेवोल्यूशंस वो सब चीज़ें दुनिया भर के देश मॉडर्न फार्मिंग के मेथड कर ही रहे हैं। तो कॉर्न लो, कॉर्न मतलब भुट्टा होता है ना, जिसे हिंदी में छल्ली भी बोला जाता है, खाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सर्दियों में। तो मक्का, कॉर्न लो एंड इट्स इफेक्ट, अब ये कानून पास हो गया। द लॉ अलाउइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न इज नोन एज कॉर्न लॉ। अब देखो, देश में है नहीं खाने को, और बाहर से इम्पोर्ट अगर सरकार चाहे तो कम कर सकती है, चाहे तो ज़्यादा कर सकती है। अब सरकार कम कब करेगी, जब लोगों को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। अब ज़्यादा करेगी तो फिर तो सबको मिल जाएगा। अच्छा, ज़्यादा करेगी फिर आउटफ्लो भी फॉरेन करेंसी का ज़्यादा होगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। द लॉ वाज अबोलिश्ड, पर इस लॉ को ख़त्म कर दिया गया इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा एंड अर्बन ड्वेलर्स के द्वारा, जो शहरी लोग थे, क्योंकि वो इससे खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को मेन प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि अब वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से सरकार कर रही है, तो फूड के प्राइस क्या होंगे, हाई होने वाले थे, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स लगा के देती। फिर इसीलिए इसको लॉ को अबोलिश किया गया इनके द्वारा। As a result, food could be imported into Britain at a more cheaper rate. तो अंत में परिणाम क्या हुआ, जब ये कानून ख़त्म कर दिया गया कि फूड इंपोर्ट किया गया ब्रिटेन के अंदर बहुत सस्ते रेट पर, चीपर रेट्स पर। अब कॉर्न लॉ के ख़त्म होने से क्या होना था, एबोलिश होने से? द एग्रीकल्चर सेक्टर इन ब्रिटेन कुड नॉट compete with imports. As a result, vast agricultural land were left uncultivated. अब जो ब्रिटेन के अंदर खेती होती थी वो महंगी पड़ती थी, और जो इंपोर्ट किया जा रहा था मक्का या वो सस्ता पड़ता था। तो ब्रिटेन के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बुरी मार पड़ी इस चीज़ की, और ज़मीनें किसानों ने ऐसे ही छोड़ दी कि खेती करने का फ़ायदा ही क्या है जब अच्छे रेट ही नहीं मिल रहे। थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन स्टार्टेड माइग्रेटिंग। अब फिर किसान क्या करेगा अंत में आगे, जब खेती नहीं करेगा वो माइग्रेट करेगा जॉब के लिए, इन सर्च ऑफ जॉब्स, वो दूसरी जगह जाने लगे, ठीक है ना। अ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप। अब देखो, ब्रिटेन जो पहले खेती करके गुजारा करता था, अब वो बदलने वाला था। अब वो किस चीज़ पे जा रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। अ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स चेंज इन लेबर मूवमेंट, कैपिटल फ्लो। क्योंकि अब वो लोग प्राइमरी सेक्टर की जगह किस पे अपनी कैपिटल मूवमेंट करते, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। अब देखिए, जब सेकेंडरी सेक्टर को आप डेवलप करना चाहते हैं तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेट अस सी दैट द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। दुनिया में जब देखिए बहुत ग्लोबल वर्ल्ड बनता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप्ड होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन के सोर्स बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सोर्स बढ़ता है। द इन्वेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सोशल, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आप वर्ड याद रखना ईटीसी, और सोशल में आप याद रखना एचएचई। ईटीसी का मतलब क्या है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। एचएचई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन। दोनों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बदल रहे थे। द इन्वेंशन ऑफ रेलवे, रेलवे का इन्वेंशन हुआ। स्टीम शिप्स, जो पानी के भाप से बनने वाले इंजन्स थे, जहाज थे पानी के, वो बहुत बड़ी मात्रा में बनाए गए ताकि बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके गुड्स का। और आज भी इंडिया की अगर मैं बात करूँ, मोर देन 90% जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो पानी के जहाज से ही होता है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा किया। colonization, colonization means when a country is ruled by any other country, that is the country which is ruled, that is to be considered as colony, and the country which is ruling, that is to be called as colonial, and the process is called colonization. तो कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब कॉलोनाइजेशन होता है, एक देश के ऊपर दूसरा देश अपना कब्जा करता है, तो फिर वो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करता है। जैसे रेलवे, जैसे हमारे यहाँ भी ब्रिटिशर्स ने किया था रेलवे 1853, आई थिंक, देख लेना एक बार। लाइटर वैगन, मतलब कि जो जैसे कह सकते हैं रेलगाड़ी, हल्की रेलगाड़ी हल्के सामान को कैरी करने के लिए, बड़े जहाज, ईटीसी।
विच हेल्प्ड, जिसकी वजह से सामान बहुत बड़ी क्वांटिटी में सस्ते दर पे और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। जैसे टिल 1870 एनिमल्स भेजे जाते थे अमेरिका से यूरोप, ताकि वहाँ पे उनका मीट कंजप्शन हो सके। पर ये बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता था। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता था, कुछ जानवरों की मृत्यु भी हो जाती थी। जैसे मान लो कि भेजते वक्त, क्योंकि एकदम तो भेजते नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं थी। और कई बार क्या होता था कि जो जानवर वहाँ पहुँचते थे उनमें फिर बीमारियाँ वो सब चीज़ें भी हो जाती थी। और वहाँ पहुँचने के बाद जानवर्स को क्या किया जाता था, एनिमल्स को स्लॉटर्ड कर दिया जाता था, काट दिया जाता था मीट के प्रोडक्शन के लिए। इस प्रोसेस को ना, जब एनिमल्स को काटा जाए उनकी स्किन के लिए, उनके मीट के लिए, तो इसको पोचिंग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पोचिंग। तो बहुत बड़ी स्केल पे होती थी उस टाइम, क्योंकि फूड क्रॉप्स इतनी थी, इन्हीं वैरायटी ऑफ फूड्स इतनी थी नहीं। और फिर यूरोपियंस या सेंट्रल एशिया में लोग इन चीज़ों को ज़्यादा खाते थे। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म जो दुनिया में हुआ, ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड मार्केट, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, देखिए मार्केट का दायरा भी बढ़ता है, फिर बाजार भी कई तरह के होने लगते हैं। इन द चाहे मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ये सब चीज़ें भी फिर फैलने लगती हैं। बाजार भी अलग अलग तरह के, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ना बाजार के अंदर। तो ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन 19th सेंचुरी में, बाजार बदलने लगे। बट देयर वाज अ डार्कर साइड टू द प्रोसेस आल्सो, इसका एक डार्कर साइड भी है। क्या है, देखिए जब कोलोनाइजेशन होता है तो फिर एक देश शुरू में तो डेवलपमेंट करता है वहाँ, पर डेवलपमेंट भी बस उतना ही करता है जितने से उनको फ़ायदा होना है। चाहे अंग्रेज़ों को देख लो, हमारे यहाँ इतना ही डेवलपमेंट किया जितना उनको फ़ायदा था। और दूसरा, फिर वो वेल्थ का आउटफ्लो बहुत बड़े स्केल पे करता है जो कॉलोनियल देश होता है। और किस में से करता है? कॉलोनी में से। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दीज डेवलपमेंट मीन्स लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। देखिए कहीं पे भी जब कॉलोनियल देश जाके डेवलपमेंट करता है ना, तो और डेवलपमेंट अपने आप में कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचाता है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अच्छा डेवलपमेंट कहोगे आप, कि उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ये वो। पर एक बात बताओ, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी तो कॉज होता है, क्योंकि पहले मैनुअल होता था काम, अब मशीनों से होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एडवांसमेंट होता है, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन भी उतना ज़्यादा होता है। और लोगों का फ्रीडम भी क्या होने लगता है, कॉलोनियल जो देश होता है वो फिर लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं देता। इंडिया के संदर्भ में ही समझ लो चाहे इसको। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट अबाउट मैनी डिस्ट्रक्टिव, यूरोपियंस ने जिस जिस देशों में वो गए वहाँ पे आर्थिक चोट पहुँचाई। जैसे आप देखो इंडिया में यूरोपियंस ने कितना लूटा, सामाजिक चोट पहुँचाई, सोसाइटी को बांट दिया, जाते जाते भी धर्म के बेस पे बट गए और दो देश हम में से निकल गए। अब तो दो देश कहेंगे पर उस टाइम तो एक ही था, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान। इकोलॉजिकल, प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे बहुत बड़े स्केल पे, आपको पता है ना, यूरोपियंस हमारे यहाँ ट्री काटते थे, या और भी बहुत तरह के प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं डेवलपमेंट के नाम पे। यूरोपियन पावर कंप्लीट द कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन दैम यूजिंग अ रूलर। और क्या करते थे यूरोपियन पावर्स, कैसे अफ्रीका के अंदर राज करती थी, वहाँ किसी एक व्यक्ति को मतलब कि चुन के शासक बना दिया और फेस उसका और काम वो कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सी रियासतें ऐसी थी कि जहाँ राजा था पर असली कंट्रोल किसके हाथ में था? ब्रिटिशर्स के। फास्ट स्प्रेडिंग कैटल डिजीज़, बीमारियां भी बहुत तेज़ी से फैलती थी, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स को लिया जाता था। रिंडर पेस्ट हैड अ टेरिफाइंग इम्पैक्ट, ये एक बीमारी थी जिसकी वजह से लोगों के जीवन पे बहुत फर्क पड़ा। आइए देखते हैं। और ये किसके अंदर होती थी? कैटल के अंदर होता था, ये जानवरों के अंदर। क्योंकि देखिए जिस इंसान का, मान लो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है और उसके पास 5-6 भैंसें हैं, या इस तरह से उसने कैटल्स पाल रखे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहा है, और मान लो कैटल्स के बीच में फैल गई बीमारी और उन कैटल्स की हो गई मृत्यु। अब वो तो बेचारा गया, उसका तो लाइवलीहुड गया, वो कैसे अपना गुजारा करेगा? तो बहुत प्रॉब्लम्स थी उस टाइम। इन अफ्रीका इन 1890s अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग, बहुत तेज़ी से फैल रहा था ये बीमारी वहाँ। रिंडर पेस्ट हैड अ टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑफ, लोगों के जीवन पे इसका बहुत फ़र्क पड़ा। बिफोर द अराइवल ऑफ आउटसाइडर्स, और देखिए ये बीमारी चाहे इंडिया में ही देख लो आप, कोरोना किस देश में ओरिजिनेट हुआ, शुरू हुआ, और वहाँ से कहाँ पूरी दुनिया में वो हुआ। तो
जब तक अराइवल नहीं होता आउटसाइडर्स का तब तक ठीक रहती हैं चीज़ें, पर जैसे ही आउटसाइडर्स आते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बिफोर द अराइवल ऑफ आउटसाइडर्स मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन हैड अ लिटिल रीजन। अधिकतर अफ्रीकन्स काम भी नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो प्रकृति से सब कुछ मिल जाता था और वो लोग प्रकृति पे ही निर्भर थे। जनरली देखिए आज के दौर में क्या होता है, जो लोग नेचर से कनेक्टेड होते हैं या नेचर पे ही डिपेंड होते हैं उनको अनसिविलाइज्ड या ये सब माना जाता है, और जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं वो प्रकृति का पूरा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो अनसिविलाइज्ड लोग, जिनको अनसिविलाइज्ड कंसिडर किया जा रहा है, वही बेटर है बहुत ज़्यादा, कम से कम वो नेचर को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, है ना। मैं ये सब की बात नहीं कर रहा, जो इस तरह की मेंटेलिटी रखता है उसकी। अफ्रीका हैड अबांडेंट लैंड। अफ्रीका के पास आप जानते हो ज़मीन और मतलब कि फर्टाइल ज़मीन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है। तो लैंड एंड लाइव स्टॉक सस्टेन्ड, उस टाइम लैंड और लाइव स्टॉक मतलब कि ज़मीन से उन्हें सब कुछ मिल जाता था, और जो उनके पास मवेशी थे, जानवर थे, या जो भी वो पकड़ते थे एनिमल्स को, उसी से वो अपना जीवन चला लेते थे। और बहुत ही रेयर वो वेजिस के लिए काम करते थे, दिहाड़ी के लिए। पर जब से देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है या गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं, लोगों को क्या होता है जंगलों से बाहर निकलना पड़ता है वेजिस के लिए। या इंडिया में भी देख लो, जब अंग्रेज आए उन्होंने ट्राइबल्स लोगों को रोका नहीं था, फॉरेस्ट कानून पास कर दिया कि आप लोग जंगलों में नहीं जा सकते। अब जो व्यक्ति शुरू से नेचर पे डिपेंड है, जिसमें कोई और स्किल ही नहीं है, वो बेचारा दूसरी जगह जाके वेजिस कैसे पाएगा। तो सेम इन लोगों के साथ भी यही समस्या थी। देयर वर फ्यू कंज्यूमर्स गुड, और बहुत ही कम क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स वहाँ पे अवेलेबल थे, दैट वेजिस कुड बाय। और क्योंकि दिहाड़ी के इतने ऑप्शन ही नहीं थे, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। द फैक्ट वाज दैट देयर वाज प्लेंटी ऑफ लैंड एंड लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक मतलब जानवर और लैंड ज़मीन बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल थी। क्योंकि आप जानते हो अधिकतर एनिमल्स जो होते हैं वो भी किस एरिया में मतलब अप्रोच करते हैं, रहते हैं जहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो, तो वहाँ पे कम था। इन 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड। अब यूरोपियंस को तो मौका चाहिए, जहाँ भी उन्हें दिखता है कि नेचुरल रिसोर्स या वेल्थ अवेलेबल है, पहुँच जाते हैं सूंघते हुए। तो जैसे इंडिया पहुँच गए थे या यहाँ पे। इन 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका की तरफ, उन्हें दिखा कि भाई अफ्रीका तो बहुत बढ़िया है और लूटा भी जा सकता है, क्योंकि इसके पास वास्ट रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अफ्रीका आए और फिर माइंस, खदान, सोना, सोना आप जानते हो ना अफ्रीका में होता है, गाना में, वो शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए जब गोल्ड की माइंस की जाती है, माइनिंग की जाती है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सॉयल इरोजन होता है, क्योंकि सॉयल को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है, सरफेस लेयर वॉश आउट हो जाती है। तो मेन ये कहने का मतलब है कि देखिए मूवमेंट होता है, डेवलपमेंट आता है, समझ में आता है। पर डेवलपमेंट हर बार पॉजिटिव हो ऐसा भी नहीं है, डेवलपमेंट के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में देखो आप आज के दौर में बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, और आप कहोगे कि ज़रूरी है भाई पॉपुलेशन इतनी है, पर आप ये तो देखो वो हाईवेज बन किन ज़मीनों पे रहे हैं, जो फर्टाइल लैंड्स हैं। अब वो फर्टाइल लैंड कम हो जाएगी तो फिर उतना ही प्रोडक्शन क्या होगा एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, कम होगा। और आज के दौर में देखो कितनी कॉलोनीज नई नई बनती जा रही हैं, लोग प्लॉटिंग करते हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, गलत नहीं है, लाइवलीहुड का अधिकार है, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, समझ में आता है। पर एक चीज़ ये भी तो देखो कि नेचर क्या कॉस्ट पे कर रहा है। तो सेम उन अफ्रीकन्स के साथ भी यही था, या यूरोपियंस जहाँ भी जाते थे बस उनकी नज़र ये थी कि बस नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह एक्सप्लॉइट किए जाएँ। तो रिंडरपेस्ट जो ये बीमारी थी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी अफ्रीकन्स के लिए। और ये आई कहाँ से थी बीमारी? यूरोपियंस। 20% अफ्रीकन जो कैटल्स थे उनकी मृत्यु हो गई, और ठीक है, और अफ्रीकन्स का लाइवलीहुड बहुत प्रभावित हुआ। जो प्लांटर्स थे, माइन ओनर्स थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इनकी मोनोपोली बन गई। मोनोपोली क्या होता है? जिसमें एक सिंगल सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर हो। अब मोनोपोली तभी बनती है, मान लो या तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का इन्वेंशन किया हो या गवर्नमेंट परमिशन ना दे रही हो दूसरे को, तब मोनोपोली बनती है। तो वाट स्केयर कैटल रिसोर्सेज, अब एक तो कैटल गए उनके बेचारों के, कम होते जा रहे थे, तो वो बेचारे फिर कहाँ से रोजी रोटी करते, तो फिर उन्होंने मजदूरी करी लेबर मार्केट्स में। और आप जानते हो दुनिया में स्लेव्स के रूप में अफ्रीकन्स को ही उस टाइम यूज़ किया गया था। एम्प्लॉयर यूज्ड मैनी मेथड, अब जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो बहुत मेथड, अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करते थे रिक्रूटमेंट करने में।
लेबर्स की, हैवी टैक्सेस लगाते थे ताकि और इन ये कहीं जा ना पा सकें। इनहेरिटेंस, जो जैसे मान लो कि ये अपनी प्रॉपर्टी को, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 50 एनिमल्स हैं और वो अपने इनहेरिटेट कर रहा है कोई उसका बच्चा, बहुत टैक्स, ज़मीन पे बहुत टैक्स, ताकि वो लोग कुछ कर ही ना पाए। लो वेजेस थी, वर्कर्स को अलाउड नहीं था इधर से उधर जाने का, मतलब ज़िंदगी तबाह कर दी थी इन यूरोपियंस ने। इनका हाल ही यही है कि जहाँ भी जाते हैं ड्रामा ही करते हैं। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब जाहिर सी बात है इंडिया से भी जाने थे, ठीक है, जैसे क्रॉप प्लांटेशन के लिए गए, या और भी श्रीलंका गए आप जानते हो, या ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ ले जाते थे। इनको बॉन्डेड लेबर भी, बंधुआ मजदूर, ठीक है, कहीं जा नहीं सकता आदमी, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, या अगर कुछ करना भी है तो मालिक से परमिशन लेनी है, इस तरह की मजदूरों को इंडेंचर्ड वो बोलते हैं। तो इंडेंचर्ड लेबरर्स वर बॉन्डेड लेबरर्स, ठीक है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका एम्प्लॉयर के साथ कि स्पेसिफिक टाइम के लिए वहीं रहेंगे और छोड़ के नहीं जा सकते। मान लो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया 3 साल का, अब वर्किंग कंडीशन पुअर तो जाहिर सी बात है होंगी, तो उन 3 साल उसको वो नर्क काटनी है उस मजदूर को वहाँ पे, ठीक है, टू पे ऑफ देयर पासेज टू अ न्यू कंट्री और होम। मतलब कि बहुत ही बेचारों की बहुत ही प्रॉब्लम होती थी एक इंडेंचर्ड लेबर को। और इंडेंचर्ड लेबरर वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट 5 साल, कम से कम 5 साल बाद इंडिया वापस आ सक मतलब अपने देश वापस आ सकता है एक व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से जा रहा है लेबर, बॉन्डेड लेबर बन के, तो 5 साल बाद आ सकता है। 5 साल बाद दुनिया पलट जाए, इधर से उधर हो जाए। रिक्रूटमेंट वर डन बाय एजेंट करते थे, और एजेंट्स को कमीशन मिलता था, और उन लोगों को रिक्रूट किया जाता था जो हट्टे कट्टे होते थे, मतलब शरीर से मजबूत होते थे। रिक्रूटमेंट वर डन, ये हो गया, एजेंट्स करते थे और उन्हें स्मॉल कमीशन मिलता था। कंडीशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स बहुत पुअर होती थी। आज के संदर्भ में ही देख लो कितनी पुअर है, फिर भी आज तो गवर्नमेंट, चलो लेबर लॉज, ट्रांसपेरेंसी, सब चीज़ें हैं, उस टाइम तो कुछ ही नहीं था। आवाज़ उठाई गई तो फिर पिटाई करता था मालिक। और बहुत से लोग आप देखो यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में जा रखे हैं, दुबई, कुवैत या मिडिल ईस्ट में, वर्किंग कंडीशंस कितनी पुअर हैं, उन लोगों से ही पूछा जाए तो वो बयान भी नहीं कर पाते। हैंस सैलरी भी नहीं देते कई बार तो। हैंस हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड द 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर भी एक तरह की स्लेवरी है कि अभी 5 साल के लिए हमारे यहाँ बंध गया, 5 साल तक हमारे यहाँ नौकरी करेगा। ये एक फ़ोटो था आपकी बुक में, इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स इन कोकोआ प्लांटेशन इन ट्राइनिडेड, एक जगह का नाम है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, अर्ली 19th सेंचुरी की है। तो कॉफ़ी उगा रहे हैं शायद, कुछ भी, मतलब फसल के उगा रहे हैं, बैठे हैं। इंडेंचर्ड वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग इन फॉरेन लैंड। अब देखिए वर्कर भी फिर एक पॉइंट के बाद तो आगे बेचारा सर्वाइवल करना है, तो फिर वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने लगता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं जंगलों से भागने की, पर अगर पकड़े गए तो बहुत सुताई होती थी, उनको बहुत मारा पीटा जाता था, जो वर्कर बॉन्डेड लेबर भागने की कोशिश करता था। अदर डेवलप न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन ब्लेंडिंग। कुछ लोग आपस में संगठन बना के विद्रोह करते थे, या मतलब कह सकते हैं कि जो भी डिफरेंसेस होते थे उनको दूर करके आपस में एकजुट होकर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। देखिए कई बार, अगर मैं आज के समय में बताऊं, बहुत से लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं उनके पासपोर्ट तक रख लेता है मालिक कि अब तो तेरे को 2 साल बाद ही दूंगा। बेचारा 2 साल के लिए वहाँ पुअर वर्किंग कंडीशन में भी उसको काम करना पड़ता है, या जितने भी साल का एग्रीमेंट होता है, ये भी एक तरह की स्लेवरी है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एब्रोड। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का मतलब जो भारतीय कह सकते हैं आप इन्वेस्टर्स थे दूसरे देशों में। देयर वर मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स। बहुत सारे बैंकर्स और ट्रेडर्स इंडिया के ऐसे हैं जो दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल इन एशिया, जैसे शिकारपुरी श्रॉफ बैंक था उस टाइम, या नाटुकोटाई चिटियर्स, ये एक बैंक, स्मॉल फंड, मतलब स्मॉल बैंक का एक कह सकते हैं एक तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है,
पर इनको हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं हुआ करती, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक बनने के लिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन करना पड़ता है, पर हम इन्हें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स बिगेन टू ऑपरेट इन मैनी पार्ट। ये व्यापारी जो हैदराबाद के थे दुनिया भर के देशों में काम करने लगे। लोकल एंड इम्पोर्टेड कोरियोस बेच टूरिस्ट को सामान बेचते थे। मतलब विद द ग्रोथ ऑफ कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स, जैसे जैसे बनी मतलब वो एक देश से दूसरे देश में आने जाने की ट्रांसपोर्ट की सिस्टम सुधरी, तो लोग भी फिर गए, टूरिज्म बढ़ा, और उससे क्या हुआ, नई इंडस्ट्रीज को बूम हुआ। तो क्योंकि देखिए जब एक टूरिस्ट घूमने आता है तो फिर वो होटल में भी रुकेगा, रिक्शा में भी ट्रैवल करेगा, खाएगा पिएगा भी, तो फिर नई जॉब्स क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। भारत का व्यापार और कॉलोनियलिज्म मतलब अंग्रेज़ों से, क्योंकि आप जानते हो 1947 तक 50% से ज़्यादा ट्रेड हमारा किसके साथ होता था, ब्रिटेन के। और वो 1869 है शायद, देख लेना, सुइज कैनाल भी ओपन करी थी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करती थी। हिस्टोरिकली फाइन क्लॉथ इंडिया से जाते थे, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे, पर जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया हमारे जो कॉटन की क्लॉथ थी उसका एक्सपोर्ट गिर गया, क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ खादी से बनाया जाता था, वो महंगा पड़ता था और ब्रिटेन का माल सस्ता बिकता था। तभी तो हमारे यहाँ वो स्वदेशी वाला कंसेप्ट दिया गया था उस टाइम। तो अंग्रेज़ों का माल बिकने लगा और फिर वो हमारे माल पे टैरिफ भी लगाते थे, जिसकी वजह से हमारा माल बिकता नहीं था, एक्सपोर्ट कम हो गया, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया क्योंकि वो सस्ता है। आज भी देख लो आप, चाइना का कितना इंपोर्ट सस्ता पड़ता है। 2005 के बाद से हम कितना ट्रेड डेफिसिट में हैं चाइना के साथ। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर सीक ओवरसीज मार्केट, इन्होंने अपने कब्जे कर लिए दूसरे देशों के बाज़ारों पे। डंपिंग बोलते हैं जब एक देश अपना माल बहुत बड़ी क्वांटिटी में दूसरे देश में भरता है, उसको डंपिंग बोलते हैं। हैंस इंडियन टेक्सटाइल फेस स्टिफ कंपटीशन। अब भारत की टेक्सटाइल्स को कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ता इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ब्रिटेन यूज़ दिस ट्रेड सरप्लस, और ब्रिटेन इस जो भी वो पैसा कमाते थे उसका वो उपयोग कहाँ करते थे वो देखते हैं। पहला तो वो ट्रेड डेफिशिएट में यूज़ करते थे। ट्रेड डेफिशिएट जब होता है जब एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो। अब मान लो ब्रिटेन का एक देश के साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, तो वहाँ तो वो सरप्लस में है, और जिस देश के साथ उसका एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है वहाँ वो डेफिशिएट में है। तो डेफिशिएट को फाइनेंस करने के लिए वो उस अमाउंट को करते थे जो उन्होंने सरप्लस में कमाया है। देयर इज़ अ स्टेडी डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। इंडिया से टेक्सटाइल कम होना ही था, जाहिर सी बात है। और ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया, और यहाँ अफीम उगाना शुरू किया जो चाइना में या और दुनिया के देशों में बेचा गया। अफ़गानिस्तान में देख लो कितने लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रही। वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज हायर देन इम्पोर्ट ऑफ फ्रॉम इंडिया। अब जो वो एक्सपोर्ट करते थे हमारे यहाँ, वो माल बहुत बड़ी मात्रा में भेजते थे और इंपोर्ट बहुत कम करते थे। सेम जैसे चाइना का केस है, 6-6.5 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं, 70-80 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट। तो 5-5.25 लाख करोड़ रुपए का हर साल हमारे साथ ट्रेड डेफिशिएट है, हम ट्रेड डेफिशिएट में हैं उसके साथ। तो मेन कहने का मतलब ये है कि देखिए दुनिया जो ग्लोबल बनती है वो किन चीज़ों से बनती है, व्यापार से, कल्चरल एक्सचेंज से, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल, ये सब चीज़ों से, या फ्लो ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने से, इन सब से दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड बनती है। अब जो ये टॉपिक है द इंटर वॉर इकोनॉमी, ये हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से। तो उम्मीद है गाइस आपको ये जितना भी हमने इस पार्ट 1 में पढ़ा है समझ में आया होगा। और अगर कोई हेडिंग आपको दोबारा समझनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए और अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।